हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसएम। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है भारत में निर्जातिता के प्रमुख मामले। ठीक है, भारत में जो निर्जातिता है उनके कितने मामले हैं, क्या प्रमुख मामले उनके बारे में बताना है। ठीक है, एक तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि उत्तर पूर्व भारत में निर्जातिता के मामले, और एक तमिलनाडु हो गया, एक पंजाब हो गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये भारत में निर्जातिता के मामले हैं, जो निर्जातिता की समस्या है इन क्षेत्रों में है। ठीक है, तो अभी हम तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु क्या है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। तमिलनाडु के लोग औपनिवेशिक काल से ही आंदोलन करते रहे। औपनिवेशिक काल मतलब यानी जब भारत आज़ाद था, गुलाम था ना भारत अंग्रेज़ों का, तब से ही वो लोग आंदोलन करते रहे। और इसका मुख्य आंदोलन द्रविड़ आंदोलन रहा है। ठीक है, इसका जो मुख्य आंदोलन क्या रहा है वो द्रविड़ आंदोलन रहा है। द्रविड़ आंदोलन भाषा से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। द्रविड़ आंदोलन क्या था, एक भाषा से जुड़ा हुआ आंदोलन था। वो लोग क्या चाहते थे, द्रविड़ भाषा राजभाषा चाहते थे। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद भी तमिलनाडु में द्रविड़ भाषा को अपनी राजभाषा बनाने के संदर्भ में था। जो द्रविड़ आंदोलन था वो क्या था, आज़ादी से पहले भी वो द्रविड़ भाषा को अपनी राजभाषा बनाना चाहते थे। मतलब हमारे राज्य में हमारी द्रविड़ भाषा बोली जाए, और आज़ादी के बाद भी वो लोग यही चाहते थे। तो उसके संदर्भ में उससे जुड़ा हुआ एक आंदोलन था, और ये आंदोलन तब और ज़्यादा बढ़ गया जब देश में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा और राज दोनों भाषा बनाने की बात चल रही थी। और ये आंदोलन ने तब और ज़्यादा जोर पकड़ लिया, तब और ज़्यादा बढ़ गया जब देश में क्या हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा, हमारी जो हिंदी भाषा है वो राष्ट्रभाषा है ना, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों को बनाने की बात चल रही थी। और तमिलनाडु का एक स्थायी आंदोलन बन गया था। उस समय क्या था, ये तमिलनाडु का एक स्थायी आंदोलन बन गया था। और इस आंदोलन में जन्म से लेकर कई सारी पार्टियां थी। ठीक है, जब आंदोलन ये शुरू हुआ था ना, जन्म से लेकर यानी मतलब जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब से ही इसमें बहुत सारी पार्टियां थी, जैसे जस्टिस पार्टी, DK पार्टी, DMK पार्टी। इसके अलावा द्रविड़ियन जो राष्ट्रीय नेता थे, ठीक है, द्रविड़ के जो राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने भी इसको एक राष्ट्रवादी मुद्दा बना लिया था। द्रविड़ के जो राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने भी इसे क्या बना लिया था, इसे एक मुद्दा बना लिया था, राष्ट्रवादी मुद्दा बना लिया था। उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि जो हमारे प्रशासनिक कार्य होते हैं, जो भी हमारे जो कार्य होते हैं प्रशासनिक, उसमें अलग भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है, तो हमारे प्रशासनिक कार्यों में भी द्रविड़ भाषा बोली जानी चाहिए। मतलब हमारे लिए एक अलग भाषा होनी चाहिए। EV रामस्वामी नैयर ने पेरियर नाम से प्रसिद्ध थे। EV रामस्वामी जो नैयर थे वो पेरियर नाम से प्रसिद्ध थे, और ये पहले प्रबल राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, और ये पहले क्या थे, पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता थे, परंतु बाद में उन्होंने आगे चलकर हिंदी भाषा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रतिरोध किया। और बाद में इन्होंने क्या किया था, पहले वो क्या थे, कांग्रेस के नेता थे, बाद में उन्होंने हिंदी भाषा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ प्रतिरोध किया था, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ठीक है, हिंदी भाषा का और क्या बोलते हैं उसे, ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, और उन्होंने फिर आगे चलकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उनका मानना था कि ब्राह्मण द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण क्या थे, ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे ना, कि कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा निम्न जातियों का शोषण किया जाता था। तो इसलिए वो उनका ब्राह्मणवाद का वो लोग विरोध करते थे। नैयर जो ये नेता जो थे, पेरियर, जो EV रामस्वामी जिन्हें पेरियर नाम से जाना जाता था, वो इस ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे, क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना वो निम्न जाति का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। तो हमें ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। साथ ही वह अपने राज्य के लिए एक ऐसी अलग राज्य भाषा चाहते थे जो द्रविड़ भाषा हो, क्योंकि हमें हिंदी भाषा नहीं आती। ठीक है, उनका क्या मानना था, हम हिंदी भाषा तो जानते ही नहीं है,
हमें हिंदी भाषा आती नहीं है। जब हमें हिंदी भाषा आती नहीं है तो हमारे लिए हमारे राज्य में क्या है, द्रविड़ भाषा होनी चाहिए, और हमारे प्रशासनिक कार्यों में भी द्रविड़ भाषा होनी चाहिए, जिससे कि हमें कार्य करने में, प्रशासनिक जो कार्य है उसमें आसानी हो। इसके बाद जब पेरियर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पेरियर की मृत्यु हो जाती है तो विरासत के रूप में CM अन्नादुराई एम तथा M करुणानिधि द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, पेरियर की मृत्यु हो जाती है, इसके विरासत के रूप में वो आगे मिल जाते हैं। जैसे विरासत मतलब जैसे अभी मेरे पास ज़मीन है, मेरे बाद मेरे बेटे को मिलेगी, उसके बेटे के बाद उसके बेटे को मिलेगी, तो मतलब एक विरासत के रूप में ये जो आंदोलन है वो किसके पास चला जाता है, अन्नादुराई और करुणानिधि के द्वारा के पास चला जाता है, और वो इसे आगे बढ़ाते हैं। अन्नादुराई वैसे पेरियर से असहमत थे, ठीक है, पेरियर से वैसे असहमत थे, जबकि पेरियर निम्न जातियों की दुर्दशा के लिए केवल ब्राह्मणवाद को जिम्मेदार मानते थे, और अन्नादुराई का कहना है कि औपनिवेशिक नीतियों के कारण निम्न जाति और द्रविड़ लोगों की स्थिति खराब हुई है। ठीक है, पेरियर जो थे, पेरियर का मानना ये था कि निम्न जाति की जो दुर्दशा है वो ब्राह्मणवाद के, केवल इसका जो ब्राह्मण लोग हैं वो जिम्मेदार है। पर अन्नादुराई जो अगले जो नेता थे, जो विरासत के रूप में जिन्हें ये मिला था, उनका ये क्या कहना था, औपनिवेशिक की जो नीतियाँ हैं ना वो निम्न जातियों की दुर्दशा का कारण है, उनके कारण निम्न जातियों की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। ठीक है, इसके अलावा 1960 के दशक में तमिल में DMK पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरी। 1960 के दशक में क्या है, कांग्रेस के विकल्प के रूप में DMK पार्टी उभरी, और वर्तमान समय में भी तमिलनाडु में DMK पार्टी का वर्चस्व है, और वर्तमान समय में भी DM पार्टी का क्या है, वर्चस्व है, दबदबा है, वर्चस्व मतलब दबदबा। तभी से तमिलनाडु में सत्ता सहयोगी दलों की मदद से DMK पार्टी बनी रही है, और तभी से क्या है, तमिलनाडु में सत्ता सहयोगी दलों की मदद से DMK पार्टी बनी रही है। ये आंदोलन इस आंदोलन को इतना जन समर्थन नहीं जुटा पाए। ये आंदोलन क्या था, इतना मतलब लोगों का इतना ऐसा समर्थन नहीं मिल पाया था, क्योंकि यह आंदोलन नागालैंड और जम्मू कश्मीर की तरह स्वैत राज्य की मांग से नहीं था। ठीक है, ये अलग राज्य की मांग नहीं कर रहा था, ये भाषा से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए लोगों को इतना समर्थन नहीं मिला था, और उन्होंने आगे चलकर पृथकवाद की नीति तो अपनाई थी, परंतु ये सिर्फ चाहते थे कि प्रशासनिक कार्यों में एक अलग भाषा हो जाए। ठीक है, परंतु सिर्फ और सिर्फ ये लोग क्या चाहते थे कि प्रशासनिक कार्यों में एक अलग भाषा हो जाए, इसलिए इस आंदोलन को ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाया था। जम्मू कश्मीर और नागालैंड में जैसे लोगों को जन समर्थन ज़्यादा मिला था, वो इसलिए मिला था क्योंकि वो क्या था, एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट है इसका पंजाब। ठीक है, पंजाब में निर्जातिता की समस्या। तो पंजाब में संजातीयता आंदोलन की शुरुआत 1950 और 1960 के दशक में हुई। ठीक है, संजातीयता लोगों की जो अलगपन की जो मांग जो शुरू हुई, जो आंदोलन हुए वो 1950 और 1960 के दशक से हुए हैं। इन आंदोलन की शुरुआत अकाली दल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अकाली दल इनका समर्थन कर रहा था, अकाली दल के द्वारा की गई थी। उनका ये कहना था कि पंजाब के वे क्षेत्र जिनकी मातृभाषा पंजाबी है तथा सिख धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, उनको अपना अलग राज्य दे दिया जाए। ठीक है, जहाँ पर पंजाबी भाषा बोली जाती है और सिख धर्म के लोग रहते हैं, उन्हें अपना एक अलग राज्य दे दिया जाए, उन अकाली दल का ये मानना था। और इस आंदोलन को पंजाब में काफ़ी सफलता मिली। ठीक है, इस अलग राज्य की मांग कर रहा था पंजाब के लोगों के लिए, जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है या सिख धर्म के लोग रहते हैं, तो इस आंदोलन को क्या था, काफ़ी सफलता मिली थी पंजाब में, क्योंकि ये पंजाब के लोगों के हितों से जुड़ा था, जो अलग दल की मांग करता था। बलदेव राज नायर के अनुसार अकाली दल ने समर्थन जुटाने के लिए त्रिफल रणनीति अपनाई। ठीक है, बलदेव राज नायर क्या कहते हैं
कि उन्होंने अकाली दल का समर्थन, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले, उसके लिए उन्होंने क्या करा था, त्रिफल रणनीति अपनाई थी। ठीक है, एक रणनीति रची थी उन्होंने। जिस एक तो फर्स्ट पॉइंट में संवैधानिक था, संवैधानिक तरीके से वो लोग चीज़ें करेंगे। सेकंड में घुसपैठ था और तीसरे में आंदोलन था। ठीक है, ये तीनों रणनीति अपनाई थी। अपने आंदोलन में उन्होंने विज्ञापन, रैलियाँ, मार्च, इन सारी चीज़ों का आयोग किया। ये सारे संवैधानिक तरीके शामिल थे। इनमें क्या थे, आंदोलन किए, रैलियाँ निकाली, मार्च निकाले, ये सारे क्या थे, ये इन सारी चीज़ों का आयोजन किया। और ये सारी चीज़ें क्या थी, संवैधानिक तरीके से थी। ठीक है, पंजाबी सुबह अपने ही पक्षों को समर्थन देते थे, बड़ी संख्या में घुसने और घुसपैठ और दूसरों में शामिल थे। ठीक है, घुसपैठ, पंजाबी सूबे क्या अपने ही पक्षों को समर्थन करते थे और बड़ी संख्या में घुसपैठ, ये क्या है, ये घुसपैठ में दूसरी रणनीति में शामिल है। ठीक है, उन्होंने 3 रणनीति शामिल की थी ना, ये दूसरी रणनीति में शामिल है। तीसरी रणनीति में क्या है, ये तीर्थों को कूच करना, बल प्रयोग व धमकी देना। तीसरी रणनीति में क्या आता है, तीर्थों को कूच करना, बल का प्रयोग करना और धमकी देना। साथ ही साथ कई बार इन्होंने हिंसाएं भी की है, जिसके कारण अकाली दल 2 भागों में बंट गया था। और कई बारी क्या किया था इन्होंने, हिंसाएं भी की थी, हिंसा का सहारा भी लिया था, जिसके कारण क्या, अकाली दल के 2 समर्थन हो गए थे। ठीक है, अकाली दल क्या था, 2 लोगों में बंट गया था। प्रथम जो दल था वो संत फतेह सिंह के प्रतिनिधित्व वाला था और दूसरा जो था मास्टर तारा सिंह के प्रतिनिधित्व वाला था, जिन्होंने धर्म के आधार पर पंजाबी लोगों के लिए मांग को जायज़ ठहराया कि सिखों के लिए एक अलग स्वायत्त प्रांत हो। ठीक है, उन दोनों ने क्या ठहराया था कि सिखों के लिए एक अलग प्रांत हो। इन्होंने इस बात को जायज़ ठहराया था और दो भागों में बंट गया था। एक संत फतेह सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एक मास्टर तारा सिंह कर रहे थे। 1980 के दशक में काफ़ी ज़्यादा उर्ग हो गए थे और ये 1980 के दशक में ना बहुत ज़्यादा उर्ग हो गए थे। ठीक है, उनके मन में इतना ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था, अब दंगे हो रहे थे। ठीक है, सिख धर्म के अनुयायी ने खालिस्तान की यानी सिख गृह भूमि की स्थापना के लिए आंदोलन चलाए। सिख धर्म के जो अनुयायी थे उन्होंने खालिस्तान की मांग कर रहे थे, खालिस्तान यानी सिख भूमि की स्थापना के लिए आंदोलन चलाए थे। कई बार हिंदू और सिखों के बीच हिंसाएं भी हुई थी। कई बार क्या हुआ था, सिखों और हिंदू के बीच भी हिंसाएं हुई थी। पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसाएं होने लगी थी। जिन क्षेत्रों में हिंदू ज़्यादा रहते थे उन क्षेत्रों में पंजाबों को खतरा हुआ और जिन क्षेत्रों में पंजाबी लोग ज़्यादा रहते थे उन क्षेत्रों में हिंदुओं को खतरा हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, दंगे होने लगे थे पंजाब में। 1950 और 1960 के दशक में भिन्नता देखी गई। ठीक है, पंजाब में कांग्रेस का पतन हुआ और अकाली दल एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। 1950 और 1960 के दशक में भिन्नता देखी गई। क्या हुआ था, पंजाब में कांग्रेस का जो क्या था, पतन हो गया था और अकाली दल एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था। ये खालिस्तानी एक अलग देश की मांग कर रहे थे और इनको दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, जो उसके बॉडीगार्ड थे इंदिरा गांधी थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही इंदिरा गांधी की मृत्यु भी हुई थी। 1980 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस समय भिंड रावलों को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला था। ठीक है, उस समय क्या था, भिंड रावलों को काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिला था और इंदिरा गांधी चुनाव काफ़ी बुरी तरीके से हार गई थी। और इंदिरा गांधी क्या थी, बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी 1980 के दशक में। खालिस्तान आंदोलन की वजह से ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई और ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्रक्रिया से भारत में सिखों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ठीक है, खालिस्तान आंदोलन चल रहा था कि अलग राज्य खालिस्तान की मांग कर रहे थे वो लोग, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। उसकी वजह से इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से क्या भारत में जो है सिखों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। हम ये देखते हैं कि ये पंजाब समस्या हमारे लिए काफ़ी जटिल रही। ठीक है, बहुत ही कठिन रही थी, जटिल थी, जिसे सुलझाना बहुत ही आसान नहीं था। परंतु आज स्थिति संतुलन में, आज क्या है, स्थिति जो है बैलेंस है।
ठीक है। लगभग 1990 के दशक तक पंजाब स्वायत्त आंदोलन की मांग करता रहा। 1990 के दशक में क्या था, पंजाब जो है स्वायत्त आंदोलन की मांग करता रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने कठोर रुख अपनाया। भारत सरकार को कठोरता से काम करना पड़ा, कठोर रुख अपनाया, जिसकी वजह से ये आंदोलन ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। जिसके कारण क्या था, यह आंदोलन इतना आगे नहीं बढ़ पाया था, ज़्यादा नहीं बढ़ पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में निर्यातिता की समस्या। जम्मू कश्मीर में स्वायत्त आंदोलन तथा विद्रोह भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक कारणों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से जुड़ा हुआ है। साथ ही निर्यातिता लोगों का ये कहना है कि संसाधन की कमी के कारण हमें अलग कर देना चाहिए। ठीक है, हमारे पास उतने ज़्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए हमें अलग कर देना चाहिए। परंतु यहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारतीय संघ में अपने आप को विलय कर लिया था, और विलय में ये बात तय की गई थी कि भारतीय संसद की अनुमति के बिना विलय में शामिल राज्य अलग नहीं हो सकता। ठीक है, और विलय में ये बात पहले से ही तय थी कि अगर एक बार तुमने विलय कर लिया तो संसद की अनुमति मिलेगी, तभी तुम अलग हो सकते हो, राज्य से अलग हो सकते हो। इसके राज्यारोहण से पहले राज्य की राजनीति में विभाजन के दो मुद्दे देखने को मिलते हैं। जब राज्य का विलय नहीं हुआ था तब दो राजनीति की विभाजन की दो मुद्दे देखने को मिलते हैं। जब राज्य का वो नहीं हुआ था, भारत में राज्य का विलय नहीं हुआ था, तब विभाजन के दो मुद्दे देखने को मिलते हैं। पहला क्या था, राजा हरि सिंह जो इसे स्वतंत्र राज्य के रूप में बनाए रखना चाहते थे, वो जम्मू कश्मीर भारत को सौंप जाने का विरोध करते थे। वो जम्मू कश्मीर को भारत को नहीं सौंपा जाना चाहिए, उसका विरोध करते थे। दूसरी ओर राज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला इसे भारत में विलय करना चाहते थे, परंतु जब ये राज्य भारत में सौंप दिया गया और शेख अब्दुल्ला राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। ठीक है, शेख अब्दुल्ला बहुत क्या थे, जम्मू कश्मीर के एक लोकप्रिय नेता थे। वो क्या थे, अब प्रधानमंत्री बन गए थे, पीएम बन गए थे। 1953 और 1964 तक प्लेबिसाइड फंड बनाया गया, और इसके तहत वहाँ पर जो चुनाव होते थे वहाँ पर वहीं के लोग ही जीतते थे। ठीक है, इसमें क्या था, 1953 और 1964 में क्या था, प्लेबिसाइड फंड बनाया गया था, जिसमें क्या होता था, जो वहाँ के जो चुनाव होते थे वो वहीं के लोग जीतते थे। हम ये देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में जनसंख्या काफ़ी कम है। जम्मू कश्मीर में क्या है, जनसंख्या बहुत कम है, और वहाँ का मौसम क्या है, सर्द है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है ना, और संसाधन की कमी संसाधन कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अलग राज्य की मांग करते लोग, क्या है, वहाँ अलग राज्य की मांग करते। साथ ही जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ, सटा हुआ। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है, बॉर्डर से सटा हुआ है, और पाकिस्तान बहुसंख्यक आबादी होने के कारण पाकिस्तान उसे अपने साथ मिलाना चाहता है, और वहाँ पर जो क्या है, ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते हैं ना वहाँ पर, तो इसलिए क्या है, बहुसंख्यक आबादी वाले लोग, जो पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी वाले लोग पाकिस्तान में उसे अपने साथ मिलाना चाहते हैं, जिसके कारण पाकिस्तान क्या है, उसे अपने साथ मिलाना चाहते हैं। परंतु जम्मू कश्मीर की बहुत सारी आबादी ऐसी है जो भारत के साथ रहना चाहती है, परंतु बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। उनकी स्थिरता को समझते हुए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A और धारा 370 लगाया गया, ताकि उसे संतुलित बनाया जा सके और भारतीय संघ में विलय किया जा सके। ठीक है, उसमें एक पता है ना, उसमें आर्टिकल 35A और 370 धारा लगाई गई है, उसका अपना एक अलग अब तो खैर हटा दी गई है। पहले क्या था, उन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया था ना जम्मू कश्मीर को, और भारतीय संघ में विलय कर लिया गया था। ठीक है, वो उनका एक अपना अलग झंडा था, तिरंगा था, तो ये, और अपने एक क्या बोलते हैं उससे, चुनाव भी वो वहीं के लोग जीतते थे। ये सारी चीज़ें एक विशेष अधिकार दिया गया था। अब तो खैर ये सारी धारा हटा दी गई है। तो ये सब क्या है, ये इन्हीं सब कारणों की वजह से वहाँ पर निर्जातीयता समस्याएं होती रहती है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।